बेटा ओबी का आज लास्ट लेक्चर है। ओबी के दो यूनिट अपने अवर हो जाएंगे। ओबी के दोनों यूनिट आज के लेक्चर में अपने अवर हो जाएंगे। अपने कंटिन्यू करेंगे ओबी से। ध्यान देना, लास्ट टॉपिक है ओबी का वैल्यू, बिकॉज यूनिट 2 में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यूनिट 2 के अंदर आपका पहला टॉपिक था पर्सनालिटी, उसके बाद देखा परसेप्शन, उसके बाद देखा एटीट्यूड, और ये लास्ट लेक्चर है वैल्यू। लास्ट लेक्चर है वैल्यू। यहाँ पे अपना ओबी का यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीटली कवर हो जाता है। एसओबीसी एक यूनिट 1 में क्वेश्चन बाकी रखा है, वो अपने जब रेगुलर क्लास करेंगे तब करेंगे, जो प्रैक्टिकल के ऊपर है। अब देखते हैं वैल्यू क्या है। तो डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉकेच, वैल्यू रिप्रेजेंट बेसिक कन्विंस value represent basic convention that a specific mode is personally or socially preferable to an opposite mode of conduct। वैल्यू का मतलब महत्व। जैसे बेसिक कन्वेंशन पर्सनली हो या सोशली हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत हो, टू एन ऑपोजिट मोड ऑफ कंडक्ट। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो वैल्यू हमारे कल्चर से होते हैं। वैल्यू कितनी चीज ऐसी होती है जो हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। चाहे आप वर्क घर से अपने कुछ वैल्यू सीख के आते हो, कोई लोग अपने फ्रेंड से सीखते हैं, कोई लोग अपने कलीग से सीखते हैं, कोई अपनी जॉब से सीखते हैं, कोई लोग लर्न करते हैं कि वैल्यू क्या है। तो देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यू। तो पॉइंट नंबर 1, वैल्यू आर द पार्ट ऑफ कल्चर। पार्ट ऑफ कल्चर का मतलब क्या होता है? वैल्यू आर अ पार्ट ऑफ कल्चर एंड कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ वैल्यू, idea and attitude which shape human behavior in the society. Every society has its own culture and people in that society stick to culture requirement। जैसे हर समाज में, हर सोसाइटी में अपना कुछ ना कुछ कल्चर है कि भाई ऐसे उठो, ऐसे खाओ, ऐसे घूमो, ऐसे फिरो, इसी तरह से बात करो, बड़ों की इज्जत करो, बराबर बड़ों का आदर करो। तो इसका बताया कि वैल्यू इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। वैल्यू हमारे कल्चर का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें हमारी आइडिया क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी एटीट्यूड क्या है, वो सब डिटरमाइन होते हैं। लिखा हुआ है ना, एवरी सोसाइटी हैज इज ओन कल्चर। हर सोसाइटी के अपने कोई ना कोई कल्चर होते हैं। हर इंसान वो कल्चर से बंधा हुआ है। स्टिक का मतलब बंधा हुआ है। क्लियर? तो वैल्यू इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। पॉइंट नंबर 2, लर्नड रिस्पॉन्स। लर्न रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि कितनी चीजें ऐसी होती है जिसको हम वैल्यू देते हैं, वो हम सीखते हैं, जो अपने सीखी होती है, बराबर कल्चर में नहीं आती। देखो देखते हैं, ह्यूमन बिहेवियर रिप्रेजेंट लर्न फिनोमिनन। ह्यूमन बीइंग लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। सीधी सी बात है कि अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस करा है, कुछ सीखा है, तो वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस से। This is because human being live in a society having certain cultural characteristic। क्योंकि कॉमन सी बात है, हम सोसाइटी के बंधे हुए हैं, सोसाइटी से निकले हुए हैं। तो सोसाइटी हमको जैसे कल्चर सिखाएगी, हम सेम टू सेम एज इट इज उसी कल्चर के मुताबिक रिएक्ट करेंगे। देखो क्या बता, कल्चर के बारे में आता है। कल्चर रिप्रेजेंट द स्टेप ऑफ स्टिम्यूली। मैंने ये पॉइंट पहले भी बताया। स्टिम्यूली, स्टिम्यूली का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव इम्पैक्ट ऑन सिस्टम और ह्यूमन। कोई भी चीज जिससे इंसान पे असर करता हो उसको बोलते हैं स्टिम्यूली। यहाँ पे सिस्टम इसके लिए बोला है कि भाई पूरी सोसाइटी की बात चल रही है। टू एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सेट ऑफ अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू दैट स्टिम्यूली। कॉमन स्टिम्यूली का मतलब असर कैसा पड़ता है, कि कितनी चीजों का लर्निंग से तुम्हारा असर पॉजिटिव होता है और एक्सपीरियंस से कितनी चीजों का आपका असर नेगेटिव होता है। देखो लिखा हुआ है, इफ एन इंडिविजुअल अडॉप्ट सच रिस्पॉन्स टू द स्टिम्यूली then his behavior will be rewarded, and if an individual adopts some opposite response then his behavior will be punished। सीधी सी बात है कि अगर आपने एक्सपीरियंस से आपके इम्पैक्ट का पॉजिटिव होता है तो आपको फायदा होगा, अगर वही एक्सपीरियंस आपको नेगेटिव होता है तो हो सकता है इससे आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम या तकलीफ हो सकती है। फ्रॉम दिस इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर स्टिम्यूली। स्टिम्यूली का मतलब मैंने बता दिया, एनीथिंग दैट हैव इम्पैक्ट, जिसका असर होता है। इन ऑर्डर टू गेट रिवॉर्ड,
या तो टू अवॉइड पनिशमेंट, पनिशमेंट से बचना तो भी सीखना पड़ेगा ना कि हमें ऐसे कोई काम नहीं करने। जैसे एग्जाम्पल, आप रेगुलर क्लास आते हो, रेगुलर लेक्चर अटेंड करते हो, रेगुलर होमवर्क करके आते हो, तो ये आपकी स्टिम्यूली होगी कि आप सीख रहे हो तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हो। मगर आपने होमवर्क नहीं करा तो बचना है तो क्या करोगे, सर थोड़ी प्रॉब्लम थी, घर पे लाइट नहीं थी, सर टाइम नहीं मिला, जॉब पे से छुट्टी नहीं मिली, तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इस प्रकार आप पनिशमेंट से बच सकते हो। तो ये तुम्हारा हुआ लर्न रिस्पॉन्स। पहला था कल्चर का हिस्सा है, दूसरा आता है लर्न रिस्पॉन्स, तीसरा आता है इनकैलकुलेटेड। इनकैलकुलेटेड नहीं पढ़ेंगे, इनकुलकुलेटेड। इसका मतलब कितनी चीज ऐसी होती है आपके बिहेवियर में, आपके कल्चर में, आपके एटीट्यूड में, आपकी थिंकिंग में, कि जो आपके जनरेशन से जनरेशन वारसे से चली आ रही है। देखो देखते हैं, value are inculcated and are passed through generation to generation by specific group or institution। जैसे अपने मदरसे होते हैं, बराबर नॉन मुस्लिम में मंदिर के सब होते हैं, आश्रम्स होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ हम सीखते आते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप बताता है। सच ट्रांसमिशन स्टार्ट फ्रॉम फैमिली, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, अपने घर से, where the socialization process begin। Apart from family, the education, religious, ethnic institution also transmit का मतलब होता है ट्रांसफर cultural value from one generation to another। यानी वही चीजें इनकैलकुलेटेड का मतलब, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, मुस्लिम जनरेशन में है कि भाई आप नॉन वेज खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, मीट खा सकते हो, वो जनरेशन से चला आ रहा है। मगर इसी तरह जो ब्राह्मण समाज है उनमें इसकी पाबंदी है, तो वो लोग कितना भी इच्छा होगी वो लोग इसको यूज सर्व नहीं करेंगे। यानी क्या आता है इनकैलकुलेट, जो उनकी जनरेशन, जो जनोई धारक होते हैं वो नहीं खाते। मैंने कंडीशन क्या हुई कि कितनी चीज ऐसी है जो आपकी पीढ़ी नाम से पीढ़ी से चलती आ रही है, सीखी जाती है, तो उसके हिसाब से भी आप कुछ चीज को वैल्यू देते हो। इसी तरह चौथा पॉइंट आता है सोशल फिनोमिनन। सोशल फिनोमिनन का मतलब क्या होता है कि भाई जो वैल्यू होती है वो समाज से आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, वैल्यूज आर सोशल फिनोमिनन, दैट इज कल्चर हैबिट आर शेयर बाय द पीपल लिविंग इन ऑर्गेनाइज सोसाइटी। यानी कितने कल्चर ऐसे होते हैं, कितनी आपकी हैबिट ऐसी होती है जो आप लोग सीखते हो। क्यों? क्योंकि तुम जिसके साथ रहोगे उसके साथ ही सीखोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर आप सिटी एरिया में रहते हो तो वहाँ की जो आपकी सोसाइटी की वैल्यू है, थिंकिंग है, उसका असर पड़ेगा। अगर आप अलकापुरी में रहते हो तो वहाँ का रहन सहन अलग है, वहाँ की लाइफ स्टाइल अलग है। अपना बहुत दूर की बात नहीं करते, विद इन बड़ौदा की बात करते। यानी जिस सोसाइटी से आप आते हो तो वो सोसाइटी का असर आपकी वैल्यू पे पड़ता है। बहुत बड़ा पॉइंट आता, पॉइंट नंबर 5, ग्रेटिफाइंग रिस्पॉन्स। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैल्यू एग्जिस्ट होती है टू सेटिस्फाई बायोलॉजिकल, यानी अपनी जीवन जरूरियात, लाइफ को पूरा करने के लिए भी वैल्यू का होना जरूरी है। देखो लिखा हुआ है, वैल्यू एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई बायोलॉजिकल एंड अदर नीड ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, बट व्हेन दे फेल टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पीपल दे रिजेक्टेड बाय द पीपल। सीधी जेने कि तुम अगर अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड नहीं करोगे, सिखाओगे नहीं, तो हो सकता है यू आर रिजेक्टेड, कि भाई कैसा बाप है बच्चों के खर्चे पूरे नहीं करता। क्लियर? द सोसाइटी रिवॉर्ड बिहेवियर विच आर ग्रेटिफाइंग फॉर इज मेंबर। ने जो लोग अच्छे काम करेंगे उनको सोसाइटी रिवॉर्ड देती है। प्रैक्टिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल पॉइंट है, लर्न करने जैसा नहीं है। जो कि ये पॉइंट पहले होना चाहिए, एडेप्टिव प्रोसेस। कितने वैल्यू ऐसी होती है जो हम एडॉप्ट करते हैं, कैसे देखते हैं। कल्चरल इज एडॉप्टिव, दिस मीन्स when the value system of culture is able to satisfy the need of only one group or class, or other class of society reject the value of value system and replace it with a new value system। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अभी का जमाना थोड़ा मॉडर्न हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी गवर्नमेंट का ऐलान हुआ है कि जितनी भी मस्जिद है वहाँ पे मास्क कंपलसरी कर दिया है। आप नमाज पढ़ने में कोई पाबंदी है, मगर बता आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग में नमाज पढ़े। इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे कल्चर में तो नहीं था। हम लोग साथ खड़े रह के नमाज पढ़ते थे, विदाउट मास्क नमाज पढ़ते थे, मगर अभी सिचुएशन के हिसाब से हमको ये वैल्यू भी सीखनी पड़ेगी
कि जब तक कोरोना जैसी प्रॉब्लम में गवर्नमेंट जब तक परमिशन नहीं देती वहां तक हमको वो वैल्यू को एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितनी वैल्यू ऐसी होती है जो एडॉप्ट होती है, जिसके आने के वजह से जूनी रीति रिवाज जूनी परंपरा चली जाती है। जैसे बेस्ट एग्जांपल वैल्यू एडॉप्टिव कल्चर, जैसे पहले के जमाने में जो लोग शादी करते तो सादगी में करते थे, फिर बैंड बाजा आया, फिर वरघोड़ा आया, अभी डीजे आ चुका है, यानी डीजे इज वन पार्ट ऑफ वैल्यू फॉर सोसाइटी। क्लियर, समझ में आया? तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यू। अब वही क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर विच शेप वैल्यू? वैल्यू शेप करने के लिए कौन से फैक्टर है? पूरा आंसर आप ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ चुके हो। तो पहला आता है वैल्यू फॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्था नहीं है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का मतलब बताया है कि ये सब जगह ऐसी है जहाँ से आप वैल्यू को सीखते हो। देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी which inculcate value in an individual. There are four major institutions which provide basic source for value for person and organization. कौन सी संस्था है? मैंने ऑलरेडी बता ऊपर पढ़ चुका। पहला है फैमिली, उसके बाद आता है स्कूल, फिर आता है आपका स्टेट, उसके साथ आता है चौथा रिलीजियन, आप कौन से धर्म से हो। दिस इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब व्हाट इज गुड बिहेवियर एंड व्हाट इज बैड बिहेवियर। सीधा सा लॉजिक है कि भाई ये इंस्टीट्यूट, माँ बाप बोलते ना बेटा ये अच्छी चीज है, ये गलत चीज है। आपका स्कूल बताता है कि भाई पढ़े लिखोगे तो आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, गलत कामों से बचो। आपका स्टेट क्या इजाजत देता है, आपका धर्म क्या इजाजत देता है, उससे भी इंसान के वैल्यू पे असर होती है। सीधा है कि अगर आपका बिहेवियर गुड है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपका बिहेवियर बैड है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, चाहे घर हो, चाहे आपकी स्कूल हो, चाहे आपका स्टेट हो, या आपका धर्म हो। दिस इंस्टीट्यूट आर इंटर रिलेटेड। देखो बहुत बड़ा पॉइंट बोल, ये चारों चार इंस्टीट्यूट इंटर रिलेटेड है। क्यों इंटर रिलेटेड है? आपके माँ बाप ने बोला बेटा चोरी करना गुनाह है, स्कूल सिखाता है, स्कूल भी क्या बोलता है, चोरी करना गुनाह है। आपका स्टेट भी क्या बोलता है, चोरी करना गुनाह है। ना आपका धर्म भी क्या बोलता है कि भाई चोरी मत करो, चोरी करना पाप है। इसका मतलब क्या हुआ, कैसा नहीं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग गुड बिहेवियर सिखाए जाएंगे, जनरली सब लोग इंटर रिलेटेड है। देखो देखते, these institute are interrelated. It means what is prescribed as a good behavior by one institution, the same is supported by another. For example, a teacher in a school teach us the value of honesty. Similarly, government appreciate the honest behavior and punish the corrupt or dishonest behavior. Here है, तो यहाँ से सीधा समझ में आया कि तुम कहीं भी इंस्टीट्यूट में से नॉलेज लो, आपको हर जगह एक समान अच्छे गुण खाना ही सिखाया जाएगा। तो ये चीज हुई जहां से आपका वैल्यू बॉन्ड होता है, बिल्डअप होता है। सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू का मतलब जहां पे आप काम कर रहे हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे छोटी इंडस्ट्री हो, बड़ी इंडस्ट्री हो, स्मॉल स्केल हो, मीडियम स्केल हो, लार्ज स्केल हो, या मल्टीनेशनल हो, कोई भी जगह हो। देखो आता है, अपार्ट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन the organization also shape prescribe the value for their member. Such value are designed mostly by manager at comparatively high level. Example देखना समझ में आएगा। An individual may contribute those organizational value which match with his own वैल्यू। सीधी सी बात है कि जहां पे मैं काम कर रहा हूँ वहां का वैल्यू सिस्टम, वहां की सोच, वहां की थिंकिंग मेरे जैसी होगी, मेरे साथ की होगी, मेरे सपोर्ट की होगी, मेरे रिलेटेड होगी, तो कॉमन है मैं ज्यादा काम करूंगा, अच्छे से काम करूंगा। बट if organization does value does not match with individual value, he may either leave the organization, पहला पॉइंट, और he may adjust। सीधी सी बात है ना, मुझे काम, कंपनी के रूल्स अलग है। जैसे कंपनी बोलती है कि भाई आपको काम के समय नमाज पढ़ने नहीं जाना है, तो कॉमन सी बात है भाई, मुझे नमाज पढ़ने का तो ना बोल रहे, मगर ऐसा नहीं बोल रहे बाहर नहीं जाना है। उन्होंने बोला भाई आप जहाँ काम करते हैं वहां पढ़ लो, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मुझे मस्जिद नहीं जाना है नमाज पढ़ने के लिए। आपको बोलते हैं कंपनी के भाई आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ 10 मिनट आप अपनी इबादत प्रेइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, सिखाया नहीं जाएगा। Individual find this value acceptable over the period of time. Thus, his value system change to conform to organizational value. तो पहला था institution,
उसमें 4 इंस्टीट्यूशन पढ़ी, घर, स्कूल्स, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो के सेंट्रल हो, रिलीजियस। उसके बाद हमने सीखा ऑर्गेनाइजेशन। उसमें देखा आप लोगों ने बिजनेस जैसा बोलता है उसके हिसाब से हमको सेटअप करना पड़ेगा, वरना जॉब छोड़ देंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है पियर्स एंड कलीग, जो तुम्हारे साथ काम करते हैं, वो तुम्हारे हाथ के नीचे वाले जिनके साथ तुम काम कर रहे हो। An individual get clue of behavior from his peers and colleague. He develop and apply belief, attitude and value from the group of peer and colleague with whom he is working. बोलते हैं हो जाता है सोबत का असर, इंसान तो क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। एक शेर है, हो जाता है सोबत का असर, इंसान तो क्या दरो दीवारें बदल जाती है। यानी कॉमन है कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो, जिनके साथ उठ बैठ रहे हो, जिनके साथ आप ज्यादातर टाइम बिगा रहे हो, तो हो सकता है उनकी वैल्यू का असर भी आप पे असर पड़ेगा। जैसे एन इंडिविजुअल इन अ वर्क ग्रुप फॉलो नॉर्म्स एज लॉन्ग एज फ्रेंडशिप एंड अप्रूवल ऑफ एसोसिएट इज वैल्यूएबल फॉर हिम। जब तक आपकी उसके साथ दोस्ती बनी रहेगी, जब तक आप उसके साथ कांस्टेंट काम करते रहोगे, जब तक आप उसके साथ जुड़े रहोगे, तो उसकी वैल्यू का असर आप पे असर करता है। ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट हुआ। पॉइंट नंबर 4 आता है वर्क एंड कैरियर। वर्क इंक्लूड टास्क, टास्क का मतलब जिम्मेदारी, आपको जो काम दिया गया, एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर जॉब और पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेक हिज कैरियर। अगर वो जितना ज्यादा काम करता रहेगा, अच्छा काम करता रहेगा, तो हो सकता है उसके कैरियर में बेनिफिट हो। तो देखो क्या बताया है, वर्क एंड कैरियर क्रिएट स्पेशल वैल्यू दैट गिव यूनिटी, एकता, कोहिसिवनेस यानी क्लोजनेस, एंड मीनिंग टू पर्सन एंड ग्रुप। Each work has its own value and person performing the work will follow those values. सीधी बात है, आप जहाँ पे काम करते हो, आपको जो नॉर्म्स बताए गए, जो रूल्स बताए गए, उसके मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा। चाहे वो सेल्स पर्सनल हो, अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, सबके वैल्यू अलग अलग होते हैं, सबके काम अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो बहुत अच्छा दिया हुआ, अ सोल्जर, जो आर्मी मैन होता है, सोल्जर होता है, कंसीडर दैट वैल्यू ऑफ हिज रोल और ड्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन वैल्यू ऑफ हिज लाइफ। सीधी सी बात है ना, कि आपका जो रोल है, आपका जो काम है, आपका जो वर्क है, आपका जो करियर है, वही आपके वैल्यू को डिटरमाइन करता है। ये तुम्हारा चौथा पॉइंट हुआ। लास्ट टॉपिक आता है प्रोफेशनल कोड्स। प्रोफेशनल कोड्स का मतलब क्या होता है कि बिजनेस लेवल की बात है, ये सोशल लेवल, पर्सनल लेवल पे नहीं जाता, ये बिजनेस लेवल पे जाता है। कोड्स मीन्स conduct, code of conduct, rules and regulation. Professional codes are source of ethical norms. Ethics क्या है, आपने पढ़ा हुआ है, business ethics, what is right, what is wrong, what is acceptable, what is not acceptable, इसको ethics बोलते हैं। पढ़ा था ना आपने business ethics के अंदर, SPB के अंदर था, बराबर। तो professional codes are a source of ethical norms for manager in business. There are 3 types of code available in organization. कितने codes बताए, 3। नंबर 1 कंपनी फिलोसॉफी, सबसे पहली चीज है कंपनी की फिलोसॉफी क्या है। दे गवर्न द बिहेवियर इन बिजनेस, इट इज नॉन एज कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिकल बिहेवियर। आप जो कंपनी में काम कर रहे हो उसकी फिलोसॉफी क्या है, आपको वो कंपनी की फिलोसॉफी के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। तुम उसके मुताबिक काम नहीं करोगे तो चलेगा नहीं। नंबर 2 कंपनी ऑपरेशनल पॉलिसी। ऑपरेशनल का मतलब ऑपरेशनल एक्टिविटी, HRM मैंने पता पढ़ा है आपको कि भाई रिक्रूटमेंट कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे देना है, प्लेसमेंट कैसे करना है, इंडक्शन कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है, इंडक्शन प्रोग्राम क्या है, उनका पे स्केल कैसे नक्की करना है, उनको लीव कैसे देनी है, उनका लीव का शेड्यूल क्या है, उनका लीव का कंटेंट क्या है, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशनल, डे टू डे। They are the code for operational activities such as recruitment, selection, selling, purchasing, financing, etc. छिल्ला आता है प्रोफेशनल कोड, सबसे इजी, यानी अपने बिजनेस के रिलेटेड नहीं है। इसके लिए मैंने बताया वैल्यू बिहेवियर है। वो भी क्या है, इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोफेशनल कोड का मतलब क्या होता है, जैसे आप वकील हो तो आपको वही कोर्स फॉलो करने के रहेंगे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आपको बताया। आपने CA कंप्लीट करा है तो आपके प्रोफेशनल कोड क्या बोलते हैं कि जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने नक्की करे वो। अगर आप डॉक्टर हो
तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो कोड ऑफ कंडक्ट आपके लिए बना आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तुम उसके ओपोज में कोई काम नहीं कर सकते, वरना आपकी सनत यानी जो डिग्री है वो चली जा सकती है। जैसे लिखा हुआ है, प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑल्सो प्रिस्क्राइब द कोड फॉर प्रोफेशनल मेंबर्स सच एज बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लीगल प्रैक्टिशनर, ICAI फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पे आपका यूनिट 2 OB अवर होता है। इन सिंपल वर्ड, बिजनेस लॉ यूनिट 1 अवर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूनिट 1 एंड यूनिट 2 अवर। कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा ऑडिट, जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, प्योर थियरी है। इसका मटेरियल भी मैंने दे दिया है। अब तुम बोलोगे सर हमको नहीं मिला, तो भाई जिसने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, जो मटेरियल लेने नहीं आया, उनको मैंने दिया नहीं है। ने भाई 1-2 दिन में, मंडे के दिन तक अकाउंट का भी पेम्पलेट आ जाएगा। तो इन शॉर्ट मंडे तक भी आप पेमेंट जमा करा जाओ, बिकॉज मंडे से मैं सोच रहा हूँ कि भाई 2 लेक्चर लूंगा, एक थियरी ऑडिट का लूंगा और एक अकाउंट FM का लूंगा प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल के अंदर पूरा यूनिट 1 में 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर थियरी है, दूसरा चैप्टर आपका प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल में मैं पूरी फॉर्मूलाज बता दूंगा, जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा हम वो सम ओवर कर देंगे। क्लियर? ने कॉलेज के अंदर भी लेक्चर स्टार्ट हो चुके थे, ऐसा मत समझना एग्जाम नहीं होगी। तैयारी चालू कर दो, पेमेंट कर जाओ, पैम्पलेट ले जाओ।